संख्याओं के संबंध में संख्या पद्धति का 2 वीडियो इसके पहले हमने आपको अपलोड किया है। आज हम आपको इसी कड़ी में तीसरा वीडियो तैयार कर रहे हैं, जिसमें संख्याओं के बाकी के जो भाग थे, बाकी के जो भेद थे, उसका वर्गीकरण आज हमने किया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अगले वीडियो में अपूर्णांक संख्याओं के संबंध में गणितीय अवधारणाओं का विस्तृत विश्लेषण आपको करके दिखाएंगे। इसी संदर्भ में आपको आज कृत्रिम संख्या, चूंकि प्राकृत संख्या में जब जीरो को शामिल किया गया था तो आपको एक चार्ट द्वारा हमने स्पष्ट कराया था, और उस चार्ट में था कि जब प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर देते हैं तो इस स्थिति में पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो उस चार्ट को एक बार रिमाइंड कीजिएगा, उसमें लिखा था कि जीरो एक कृत्रिम संख्या है। और कृत्रिम संख्या आर्टिफिशियल नंबर, इसको लिखते दौरान हमेशा वर्टिकली अपवार्ड लिखा जाता है, जो अन्यथा वर्टिकली डाउनवर्ड या हॉरिजॉन्टली अगर लिखते हैं तो वो अंग्रेजी अल्फाबेट का ओ हो जाता है। तो इसको कृत्रिम संख्या है, और ओ यानी जीरो जो वर्टिकली अपवार्ड है के गुणधर्म क्या है, तो 0/0 क्या है, अनिर्धार्य रूप, जो आपको पहले बताया गया है। 0 का पावर 0 इसका मान 1 होता है, इन्फिनिटिव पावर 0 इसका मान 1 होता है, x पावर 0 का मान 1 होता है। 1 गुने 0 बराबर 0 होता है, और उसके बाद लिखा है कि n गुने 0 बराबर 0 होता है। यानी एक कहावत आपको याद रखनी होगी कि अगर छोरी और तरबूजे की कहानी, चाहे तरबूजा छोरी पर या छोरी तरबूजे पर, लेकिन कटना तरबूजे को है। उसी तरह से 1 गुने 0 हो या 0 गुने 1 हो, किसी भी संख्या में अगर शून्य से गुणा करते हैं तो उसका परिणाम शून्य ही होगा, चाहे वो पहले हो या फिर बाद हो। यानी 1 गुने 0 भी 0 होगा और 0 गुने 1 भी 0 होगा। उसी तरह से n गुने 0, यानी n इंडिकेट कर रहा है कि किसी भी संख्या, किसी भी नंबर को अगर 0 से गुणा करते हैं तो उसका मान शून्य होता है। 0 के भाग के संदर्भ में बाबू यहां ध्यान दीजिएगा, 0/n अगर 0 अंश है और नीचे हर में कोई संख्या है तो इस स्थिति में उसका मान शून्य होता है। परंतु अगर अंश में कोई संख्या है और हर में 0 है तो इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव या अपरिभाषित। याद रहे, 0 जब अंश में होगा, 0 जब ऊपर, अंश ऊपर वाले को बोलते हैं, 0 जब अंश में होगा तो उसका मान 0 ही होगा, चाहे नीचे कुछ भी हो। परंतु अगर हर में 0 आ गया तो समझो बाबू कि ये अपरिभाषित हुआ, इन्फिनिटिव हो गया। अब आपको विभाज्यता के आधार पर, चूंकि संख्याओं का जब हम वर्गीकरण किए थे तो आपको याद होगा कि पहला प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, उसके बाद परिमेय और वास्तविक, फिर अलग से एक लिखा था हमने सम्मिश्र संख्या और बराबर संख्या परिवार। तो आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि किताबों में दिया है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ऋण संख्या, यानी ये आखिर वर्गीकरण क्या है। तो आइए विभाज्यता के आधार पर, भाग के आधार पर, कटने के आधार पर संख्याओं को वर्गीकृत करते हैं तो 2 रूपों में बांटा जाता है, या तो भाज्य है और नहीं तो अभाज्य है। तो ऋण संख्या या अभाज्य संख्या, जिसको अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहते हैं, वे संख्या जो केवल 1 या स्वयं से विभाज्य हो, या तो 1 से कटेगा, न तो खुद अपने आप से कटेगा, बाकी किसी संख्या से नहीं कटे तो समझो वो कि उस संख्या को ऋण संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ये ऋण संख्या है। वहीं यौगिक संख्या, कंपोजिट नंबर, वे संख्या जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो, उसे यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे 4 देखिए बाबू, 1 से तो कटेगा, 4 से कटेगा, साथ ही साथ 2 से भी कट जाएगा, इसलिए इस संख्या को यौगिक संख्या या भाज्य संख्या। आपको उम्मीद है समझे होंगे बाबू कि भाज्यता के आधार पर संख्याओं को 2 ही भागों में बांटा जाता है, एक ऋण संख्या, अभाज्य संख्या, यानी वह संख्या जो 1 और स्वयं को छोड़कर किसी से न कटे, और यौगिक संख्या है कि वह संख्या जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी कट जाए, वो यौगिक संख्या है।
अब आपको 2 से विभाज्यता, आप सोच रहे होंगे कि क्या विभाज्यता नियम हम बता रहे हैं, यहां विशेष था इसलिए विभाज्यता नियम भी आगे हम आपको वीडियो में देंगे। उसमें 2 से विभाज्यता पर 2 भागों में संख्याओं को वर्गीकृत करते हैं, एक सम संख्या, दूसरा विषम संख्या। सम संख्या का मतलब वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8। और विषम संख्या वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 इत्यादि इत्यादि। इसके अतिरिक्त हमने सम्मिश्र संख्या, हालांकि सम्मिश्र संख्या इतना ही नहीं है, लेकिन हम संख्या पद्धति के अधीन आपको संख्याओं के वर्गीकरण में बता रहे हैं, इसलिए सम्मिश्र संख्या वह संख्या जिसे x प्लस y के रूप में लिखा जा सके उसे सम्मिश्र संख्या कहते हैं। इसीलिए हमने लिखा है एक नजर में, चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर एक अलग किताब के रूप में है स्नातक स्तर तक, तो इस स्थिति में एक नजर में केवल वर्बली आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, √5 यानी ऋणात्मक संख्या का अगर वर्गमूल कहेगा तो इसको √5i लिखा, वही 4 प्लस √3 किया तो 4 प्लस √3i हुआ। ऋणात्मक पूर्णांक जैसे -1, -2, -3 आदि के वर्गमूल और घनमूल सम्मिश्र संख्याओं का द्योतक है। जैसे √1 का मान i होगा, जबकि इकाई का घनमूल ओमेगा होगा। उसी प्रकार से आगे हम आपको बताने जा रहे हैं अपूर्णांक संख्या, और यहीं से आपको यह समझ में आएगा कि गणित का आधार स्तंभ अगर कुछ है तो संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति का ज्ञान, ज्योमेट्री का ज्ञान और फलन का ज्ञान, इन 3 पदों को अगर आप सही से जानते हैं तो गणित का बहुत विशेष भाग आप जान जाते हैं। अपूर्णांक, नॉन इंटीजर, अपूर्णांक संख्याएं हैं जैसे दशमलव है, भिन्न है, करनी है, घातांक है, लघुगणक है। आपने सोचा होगा कि मैट्रिक स्तर तक के कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर अपूर्णांक से शुरू होते हैं, यानी दशमलव, भिन्न, करनी, घातांक और लघुगणक। अब दशमलव में कल आपको हम बताएंगे कि दशमलव ऐसे है क्या, लेकिन वर्बली अभी बता रहे हैं। जैसे 1.0 ले लीजिए, 2.00 ले लीजिए, वो अपूर्णांक नहीं है, वो पूर्णांक है। वहीं अगर 1.75, 2.5 लिख लिए तो ये अपूर्णांक है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि दशमलव, पूर्णांक और अपूर्णांक इस बात पर निर्भर करेगा कि दशमलवांश जो हैं वो दशमलवांश जो होंगे उसी पर निर्भर करेगा कि दशमलवांश यदि 0 है तो पूर्णांक हो जाएगा, लेकिन 0 के अतिरिक्त अगर कुछ भी है तो वो अपूर्णांक संख्या के उदाहरण हैं। कल आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि दशमलव क्या है, शांत दशमलव क्या है, आवर्ती दशमलव क्या है, अनावर्ती दशमलव क्या है। इन सारे पदों को देखने के लिए आप लगातार हमसे जुड़े रहिए। उम्मीद है कि आप सबको हमसे जरूर लाभ मिलेगा।